सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, यह है प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। नाज़रीन, तकब्बुर एक सज़ा है, एक ऐसा कर्ज है जिससे आपने दुनिया में तो उतारना ही है, लेकिन आखिरत में भी आपको अपने तकब्बुर का जवाब ज़रूर देना होगा। तकब्बुर अच्छे खासे इंसान को, अगर मैं ये कहूँ कि हैवान से भी बदतर बना देता है। आप तमाम लोग मेरी बात से अग्री करेंगे, सेकंड करेंगे मेरी राय को। तकब्बुर इंसान में से इंसानियत को शायद मिटा देता है और तकब्बुर करने वाले का हर अच्छा अमल भी बुरी तरह से बर्बाद होता चला जाता है। या हम कहते हैं ना कि इसका अमल ज़ाया हो गया, इस गलती की वजह से। तकब्बुर एक ऐसा गुनाह कबीर है जिसकी वजह से आपके अमाल ज़ाया हो जाते हैं। आज एक ऐसा वाक़या मुझे याद आ गया जिसे मैं आपके साथ इस प्रोग्राम के आगाज़ में शेयर करना चाहूँगी और इस वाक़े से कुछ सीखिएगा, क्योंकि अगर आप सीखेंगे, अमली तौर पर उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा आपके साथ शेयर करने का। अच्छा नाज़रीन, एक बुज़ुर्ग ने बयान फरमाया कि मैंने एक शख्स को मताफ़ में देखा कि उस शान के साथ वो तवाफ़ कर रहा था और उसकी शान ये थी, जिस शान से वो तवाफ़ कर रहा था कि इसके पीछे खुदाम है और उसके लिए रास्ता भी साफ़ किया जा रहा है। ना सिर्फ रास्ता साफ़ किया जा रहा है बल्कि धक्कों और मुक्कों के ज़रिए तवाफ़ करने वालों को हटाया भी जा रहा था। लोग गर्दनें उठा उठा कर उनको देख रहे हैं और मैंने भी उन साहब को ज़रा गौर से देखा। दिल में ख्याल आया कि ये तो इजहार बंदगी है या एक, अगर हम कहें कि अज्ज़ो इनकसारी का मुकाम है, जिसको अल्लाह ताला इस मुकाम पर पहुंचा दे उसको तो खूब शुक्र अदा करना चाहिए और अपने दिल से दुनिया के जो जितने भी बुरे ख़यालात हैं या मैं अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तसव्वुरात हैं उनको निकाल देना चाहिए। निकालने के बाद सिर्फ़ एक अल्लाह की बड़ाई को दिल में जमा लेना चाहिए। इसी ध्यान के साथ उसके आगे सर को झुकाना भी चाहिए और यहाँ पहुंचकर अपनी शान ज़ाहिर करना, अगरचे ज़ाहिरी तौर पर ही वो ज़ाहिर कर रहा हो, कतन मुनासिब नहीं था। बस ये ख्यालात आए और ख़त्म हो गए। वो साहब भी तवाफ़ से फ़ारिग होकर चले गए। फिर वो फरमाते हैं कि चंद सालों के बाद बगदाद जाना हुआ और वहाँ एक पुल के किनारे, ज़रा नाज़रीन ज़रा गौर से सुनिएगा कि चंद साल के बाद वो बगदाद गए और वहाँ पर एक पुल के किनारे एक फ़कीर पर उनकी नज़र पड़ी जो हर गुज़रने वाले से भीख मांगता फिर रहा था। बड़ी बेबसी उसके चेहरे पर थी और लोग उसको हकारत की निगाह से देखते और गुजर जाते। तो कहते हैं मैंने उस फ़कीर की जानिब गौर से देखा तो वो कहने लगा कि क्यों घूर कर देख रहे हो मुझे। तो मैंने फिर देखा, उसने दोबारा सवाल पूछा। चंद साल पहले उन्होंने बताया कि मैं एक अमीर शख्स को मिला और बड़ी शान शौकत के साथ उसको मैंने तवाफ़ करते हुए देखा। वो शख्स आपकी शक्ल का था और मुझे आपको देख के उसका चेहरा याद आ गया। नाज़रीन, वही शख्स था जिसमें तकब्बुर था बहुत ज़्यादा, जिसका वाक़या मैं आपको बता रही थी। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं आपको गौर से देख रहा हूँ क्योंकि आपकी शक्ल उनसे बहुत मिलती है। तो शख्स ने उनकी तरफ देखा और कहा कि वो अमीर शख्स मैं ही था। मैंने उस मुकाम पर जाकर भी तकब्बुर किया, यानी उसके गर्दन में इतना सरिया था, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे ये सज़ा दी कि मुझे मखलूक के सामने ज़लील और रुस्वा कर दिया। आज मैं दिन भर लोगों से भीख मांगता हूँ और ज़िल्लत अलग उठाता हूँ। नाज़रीन, हम माजी की बात ना भी करें, हमने अपनी आँखों से कुछ हुक्मरानों के तख्त गिरते हुए देखे जो ये समझते थे, उनको ये लगता था, मोमिनों इस बात को तस्लीम कर बैठे थे कि वो ज़मीनी खुदा हैं और उनके ख़िलाफ़ बोलना, बात करना, सवाल पूछना बहुत बड़ा, मैं क्या बोलूँ, जुर्म है, शायद बहुत बड़ा जुर्म है। उनमें तकब्बुर की वजह से अदम बर्दाश्त बढ़ चुकी थी, तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला वो लोग शायद खो चुके थे, भूल गए थे। इसलिए उनको अपने आसपास भी वही लोग अच्छे लगते थे जो उनकी जी हुजूरी कर सकें, उनकी हाँ में हाँ मिला सकें, उनकी बात पे यस सर, यस बॉस, यूर राइट, थम्स अप, ऐसी बातें कर सकें। ऐसी एक मिसाल हुस्न मुबारक की भी है जो ख़ुद को मिस्र का क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, ताहयात का वर्ड मेरे ख्याल से सही यहाँ बैठेगा कि ताहयात शहर समझकर हुकूमत कर रहे थे। हुस्न मुबारक के जो दौर था, उसके दौर को अगर आप याद करें, मिस्र का ये आलम था व्यूवर्स के कहीं भी 5 से ज़ायद अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी थी। उन्होंने अपने पूरे अरसा इक़्तिदार में, जितनी देर उन्होंने इक़्तिदार संभाला, मुल्क में हंगामी हालत के सहारे हुकूमत की और जिसके तहत
जो शहरी आज़ादी वो सल्ब कर ली गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, याद है आपको? बहुत से लोगों को याद होगा। मिस्र में एक बहुत बड़ी तहरीक ने जन्म लिया, जिसके नतीजे में हुस्नी मुबारक को मुस्ताफ़ी होना पड़ा, यानी इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। क्या बना? 30 साल मिस्र पर बिला मुकाबला हुकूमत करने वाले हुस्नी मुबारक को 24 घंटों के अंदर अपनी अहलिया और बेटों के साथ काहिरा छोड़ कर जाना पड़ा, क्योंकि तकब्बुर इंसान की कामयाबियों को खा जाता है। चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, हर शख्स को आखिर में अपने अंजाम को पहुंचना ही है। हर शख्स चाहे वो कितना भी ताकतवर तरीन बन जाए या कमज़ोर, उसको भी फ़ना होना है। लेकिन इसका इन्हिसार हम पर है कि हम अपने अंजाम को किस जानिब लेकर जाते हैं, हमारा क्या तरीका होता है। और जब अल्लाह ताला आपको कुछ देता है ना, मार्क माई वर्ड्स, वो आपको ज़्यादा आजमाता है। अगर आपसे कुछ छीन लेता है तब तो आपकी आजमाइश होती ही है, लेकिन जब आपको कुछ अता किया जाता है तब ज़्यादा बड़ी आजमाइश है कि तब आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड दूसरे इंसानों के साथ कैसा होगा, तब आप कितने झुके हुए होंगे। और ऐसी ही ज़बान ज़द आम और ये जो बड़ी बड़ी लोगों की सेइंग्स होती हैं, ऐसे नहीं किसी ने कह दिया कि जो डाली जितनी झुकी होती है उस पर उतना ही फल लगता है। ये बड़ों की बातें हैं। बड़े अपने ज़िंदगी के तजुर्बात आपके साथ शेयर करके इस दुनिया से चले गए, लेकिन हम लोग उन तजुर्बात को पढ़ते ज़रूर हैं, अमल दरामद करते नहीं दिखा देते। तब भी मेरे ख्याल से हम लोग मुश्किलात उठाते हैं। और क्या हमारा अंजाम पुरसुकून होता है या फिर लोग हमारे अंजाम से इबरत हासिल करते हैं, ये भी फिर हमारे जो एटीट्यूड होता है, हमारे अमाल, ये डिसाइड करते हैं। जब हाकिम में तकब्बुर होगा तो मुल्क में कानून का मयार हर ताकतवर के लिए अलग और कमज़ोर के लिए डेफिनेटली अलग होगा। जब हुकूमत करने वाले हुकूमत करना ख़ुद का हक़ समझेंगे और आवाम के मसाइल हल करने के, अपने रहन सहन को तब्दील करने पर तवज्जो देते दिखाई देंगे कि आवाम के मसाइल जाए भाड़ में, हमने अपने रहन सहन को तब्दील करना है, अपने एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है कि हमारा ये स्टैंडर्ड होगा जो हम सेट रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो हुक्मरान हैं और परमानेंट है, हम तो जा ही नहीं सकते। तो फिर क्या होगा? ऐसी रियासत में इंतशार एक ना एक दिन ज़रूर जन्म लेगा और फैलता चला जाएगा। फिर अवाम कितने ही कमज़ोर क्यों ना हो, ताकतवर तबके से हिसाब ज़रूर लेंगे। आज हम अपने मुल्क में देखते हैं जो कल तक हाकिम थे, आज वो मजलूम बने घूम रहे हैं। कल तक जिनके आने पर कर्फ्यू लग जाते थे, आज वो रिक्शों में बैठकर पेशियां भुगताने पर मजबूर दिखाई देते हैं, भुगतते दिखाई देते हैं। और कहते हैं ना, अपनी करतूतें आपके गलों में पड़ गई हैं। और क्या होना था? जिन लोगों की आमद से पूरा शहर बंद हो जाता था, आपको याद हो, आज उनके जेल में होने पर भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो लोग सिर्फ खांसी आ जाने पर बाहर इलाज करवाने जाते थे, आज वो अपने इलाज की दरख्वास्तें जमा करवा रहे हैं। तो क्या कहूँ मैं यहाँ पे कि वक्त बड़ा जालिम है। जो हमारे साबिक हुक्मरान थे, आज वो मुल्जिमान हैं। कल तक जो अपोजिशन में थे, आज उनको मौका मिला है पहली मर्तबा मुल्क का इक़्तिदार संभालने का। आज जिनके हाथ में हमारे मुल्क की बागडोर है, हमारे मुल्क की जिनके हाथ में आज बागडोर दिखाई देती, उन्होंने कल तक अवाम से क्या किया था नाज़रीन? दावे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे। और वादे क्या थे? क्या वो वफ़ा होते दिखाई दिए? सवाल आप लोगों से भी और उन लोगों से भी है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आएगी, हम तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं, तो कानून को सबके लिए बराबर कर दिया जाएगा, अमीरों और गरीबों में तफरीक ख़त्म कर दी जाएगी, हर तबका, हर फर्द कानून का ताबे होगा, कोई अमीर कोई गरीब नहीं होगा, तमाम लोगों के लिए कानून बराबर होगा। वज़ीर आज़म अवाम को, डायरेक्ट अवाम को जवाबदेह होगा। काबीना छोटी होगी, 100 दिन में मुल्क में माकूल तब्दीली नज़र आएगी। वो 100 दिन का एजेंडा भी आपको याद होगा। लेकिन हैरत हमें उस वक्त होती है जब कल के हुक्मरान और आज के मुल्जिमान, कल की अपोजिशन यानी आज की हुकूमत के बारे में कुछ इस तरह की बातें करते दिखाई देते हैं। जैसा कि ये पहला क्लिप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। जी, तो हमज़ा शहबाज साहब की बात आपने सुनी और गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, क्लिप आपने मुलाहिज़ा किया और इनके ख़िलाफ़ ख़ुद भी नैब की तहकीकात चल रही हैं। लेकिन क्या ये बात सही नहीं है कि कल तक आपने भी एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तहकीकात करवाने का मुतालबा किया था? वो भी तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे ना। और एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, दूसरा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, व्हाट्स द डिफरेंस? कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों का एक ही लेवल होता है, एक ही स्टैंडर्ड होता है। तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में कितने ही वज़रा की तहकीकात की बात की थी, तमाम लोगों को याद होगा। बहुत पुरानी बात नहीं है ये, कुछ अरसा पीछे चले जाएँ, कुछ महीने पीछे चले जाएँ। बल्कि जब नैब ने तहकीकात की तो उसकी हिमायत भी की। नैब बड़ा अच्छा इदारा था, बड़ा अनबाइस्ड। लेकिन यही काम नैब जब तहरीक इंसाफ के लिए करे
तो इस पर एतराज़ फिर कैसे बन सकता है, ये मेरा आपसे सवाल है। फवाद चौधरी साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, हुकूमत के तर्जुमान हैं, वो क्या कह रहे थे इस हवाले से, ज़रा क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए। तो ये हैं जी फवाद चौधरी साहब जो कि तर्जुमान है हुकूमत के, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इस टाइम पर। उनके साथ जो तशरीफ़ रखती हूँ, पहले वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन थी, और दोनों देखें बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है जी निजी टीवी चैनल के एंकर ने। अच्छा, इन्होंने जो गुफ्तगू की, आपने मुलाहिज़ा की, तो जो अपने इदारे को तनकीद का निशाना बना रहे, क्योंकि सिटिंग गवर्नमेंट इस टाइम पे किसकी है जी, PTI की, आप तनकीद का निशाना बनाते दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने मौजूदा वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहकीकात अब तक ख़त्म नहीं की हैं। सर, ये आप कैसे फ़ैसला करेंगे कि तहकीकात बंद करनी चाहिए या फिर जारी रखनी चाहिए? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नैब तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, या आप ही कहते रहे ऑपोजिशन वालों को कि नैब से हमारे जो ताने बाने जोड़े जाते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं? नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, नैब का काम है उसमें हुकूमत की क्या अमल दखल? क्या ये आपका काम है कि आप उनको बताएं कि कौन सी तहकीकात करनी चाहिए, कौन सी नहीं, किसके खिलाफ करनी चाहिए, किसके खिलाफ नहीं करनी चाहिए, जारी रखनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए? ये तो तफ्तीश करने वाले इदारे का काम है ना। आप हुकूमत में होने पर इस तरह की बातें करेंगे तो अब नाज़रीन ज़रा गौर से सुनिएगा, जब ये ऐसी बातें करेंगे तो क्या ये लूज बॉल नहीं करवाएंगे? क्या ये ऑपोजिशन के मुंह में खुद अल्फाज नहीं भरेंगे? क्या ये घर बैठी आवाम जो कि इनसे परेशान होगी, नाला होगी, नाराज़ हो गई, मायूस होगी, उनके लिए सवालात खुद जन्म नहीं लेंगे? क्या ये तासुर नहीं जाएगा कि आप नैब पर असरअंदाज होने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं? क्या ऐसा नहीं लगेगा कि आपके नज़दीक इंसाफ और कानून का जो मयार है वो मुख्तलिफ है, और आपके मुखालिफिन के लिए आप एक दूसरा कानून और इंसाफ चाहते हैं? अगेन आई वुड आस्क, क्या ये है नया पाकिस्तान? कैसे हम कहें तब्दीली? क्यों आप अपने मुखालिफिन के लिए कुछ इस तरह की बातें करते दिखाई देते हैं, जैसा कि अब जो क्लिप हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें ज़रा मुलाहिज़ा कर लीजिए। ऑपोजिशन के लिए हुकूमत ने तमाम इदारे आज़ाद छोड़ दिए हैं, लेकिन अगर वही इदारे आपके किसी वज़ीर या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहकीकात करे तो फिर आपका बयान ही बदल जाता है। ये मैं नहीं कह रही, आपकी गुफ्तगू से हम कंक्लूड कर सकते हैं, तमाम नाजरीन भी कर सकते हैं। अगर नैब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहकीकात करे तो वो बिल्कुल आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, बड़ा सही जा रहा है ये चीज़। और अगर नैब वज़ीर आज़म के खिलाफ तहकीकात बंद ना करे तो इस पर आपको बाकायदा एतराज़ है, गिले शिकवे करते दिखाई देंगे आप। और आपको एतराज़ सिर्फ इसी बात पर नहीं है, आप सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत भी नहीं रखते। गलत कोई और करे तो वो गलत है, गौर से सुनिएगा नाज़रीन, गलत कोई और करे तो वो गलत है। गलत इनका अपना वज़ीर कोई करे, मैं सिटिंग गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, तो उसकी मजम्मत करने की आपकी हिम्मत नहीं होती। मैं अल्लाह आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कह रही हूँ, लिटरली आपकी हिम्मत नहीं होती। आपके एक वज़ीर हैं, उनके मामले पर आपका क्या कहना है आपको दिखा देते हैं, अपनी ज़बानी मुलाहिज़ा कर लीजिए कि आपने क्या कहा था, ज़रा सुनिए। कल तक जो गरीबों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों पर आवाज़ उठाते थे, कल तक जो आम आदमी को क्या कहते थे, ख़ास समझते थे, कल तक जो ये कहते थे कि हमारी हुकूमत में कानून सबके लिए बराबर होगा, कल तक जो ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ थे जो अपनी वजारत या ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करते रहे, आज ऐसे अफराद के लिए इतनी हमदर्दी आ जाना, क्या ये खुला तजाद नहीं? और फवाद चौधरी साहब ने ठीक ही कहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में ना आती तो व्यूवर्स क्या होना था, आज़म सवाती मासूम ही रहते। फिर इस्तीफ़ा तो दूर की बात, उन गरीब अफराद जिन पर आज़म सवाती साहब के कहने पर, उनके कहने पर यकीनी तौर पर तशद्दुद किया गया था, उनकी दाद रसी कोई भी ना करता। मामला था क्या? मामला तो वाकई बहुत ज़्यादा मामूली सा था। हुआ कुछ यूँ था, आपको याद करवा देते हैं ताकि आप लोगों की मेमोरी ज़रा स्ट्रॉन्ग रहे, कि आज़म सवाती के फार्म हाउस में किसी गरीब की गाय घुस गई थी, और उस गरीब से गलती ये हो गई थी कि जी उसने मोहतरम आज़म सवाती, मैं भी मोहतरम कहूँगी ना कि डरना चाहिए ऐसे बंदे से, आज़म सवाती सबके फार्म हाउस में जाकर अपनी गाय वापस लाने की हिम्मत कर डाली, और उसकी सज़ा तो उसको मिलनी थी, बेचारा गरीब आवाम में से था। और तब्दीली देखिए आपने, तब्दीली कैसी तब्दीली थी, आज़म सवाती के मुलाजिमीन ने उस गरीब के तमाम घर वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर FIR भी उनके खिलाफ ही दर्ज करवा दी गई। FIR में एक 12 साल के गरीब बच्चे का नाम भी शामिल किया गया, और FIR में लिखवाया गया था कि मोहतरम आज़म सवाती, दोबारा सुन लें, मोहतरम आज़म सवाती के घर पर चंद अफराद ने हमला कर दिया था, और आज़म सवाती साहब ने उन दहशत गर्दों से बचने के लिए क्या कहा था, दहशत गर्दों से बचने के लिए, जिनकी गाय मोहतरम आज़म सवाती साहब के फार्म हाउस में आ गई थी, इस्लामाबाद पुलिस के सरबराह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त कर दी थी।
और बाद में GIT के सामने जाके उन्होंने क्या कहा कि मुझसे झूठ बोला गया, मुझे गुमराह किया गया। और उनके अपने वज़ीर ममलिकत जो थे बराए दाखिला, उन्होंने भी कह दिया कि मुझसे झूठ बोला गया था, मुझे गुमराह किया। तो बाद में चढ़ाई करने के लिए पहुँच गए थे वहाँ पर इनके कहने पर। बाद में अपने लोगों ने फिर U-turn भी ले लिया। लेकिन क्योंकि IG इस्लामाबाद जो है जान मोहम्मद, उन्होंने आज़म सवाती का जो काम है वो नहीं किया था, तो आज़म सवाती साहब ने वज़ीर आज़म से उनकी शिकायत भी कर दी, जिस पर IG इस्लामाबाद को तब्दील करने के अहकामात, ज़बानी अहकामात अगर मैं कह दूँ तो गलत नहीं होगा, वो जारी कर दिए गए थे। आपको याद होगा कि इन्होंने SHO से रब्ता किया था, बल्कि SP से रब्ता किया था। SP ने फिर इनके कहने पर इन्होंने उनको गुमराह किया, उनको दहशतगर्दों वाली कहानियाँ सुनाई। तो उन्होंने कहा तो मेरे तो हाथ पाँव फूल गए। उन्होंने फिर SHO को ऑर्डर दिए कि ज़रा इनके घर देखें जाके क्या मामला, कौन से दहशतगर्द घुस आए हैं। अच्छा जी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म का जो ज़बानी हुक्म था इसको मुअत्तल कर दिया। और मैं अगेन कहूँगी ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के लिए अदलिया जिंदाबाद, अदलिया जिंदाबाद। और ख़ासतौर पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब जिंदाबाद। अगर वो ना होते, इनको इंसाफ ना मिलता, अदलिया ना हो, तो फिर यहाँ पे ये सब कुछ होगी, तब्दीली हो जो आपके सामने है। अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब, जब आपकी हुकूमत आ गई, जब आपके वज़ीरों को वजारतें मिलना शुरू हो गई, तो आपके वज़रा भी अमली तौर पर वही करने लगे जिन इक़दामात की मुखालफत आप करते चले आ रहे थे। और कब से करते चले आ रहे थे? 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 15 नहीं, 18 नहीं, 22 साल से। लेकिन कुदरत देखिए, आज आप उन्हीं आज़म सवाती साहब की मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार थे कि आपके चेहरे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ मज़म्मत के जो आसार हैं वो वाज़े नुमायाँ थे। शायद इसीलिए अब अपोजिशन आपसे शिकवा करती दिखाई देती। और मैं अगेन कहूँगी, दोबारा कहूँगी कि लूज़ बॉल पे लूज़ बॉल जब आप करवाएंगे और अपोजिशन के मुंह में खुद अल्फाज डालेंगे, तो फिर अपोजिशन तो बोलेगी, सीख पाओगी, चीखेगी भी, तनकीद भी करेगी। वो तो अपोजिशन है, उनका तो काम है तनकीद करना। हमजा शहबाज साहब का ज़रा एक क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए। किया जब फवाद चौधरी जैसे अफराद जिनको एक अहम जिम्मेदारी मिली हुई, एक बड़ी मिनिस्ट्री मिली हुई, ज़्यादातर हमारा वास्ता उन्हीं से पड़ता है बतौर इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर कि टीवी पर हम उन्हीं को देखते हैं और किसी वज़ीर को इतना नहीं देखते, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। उन्होंने वज़ीर इत्तलात का जो कलमदान संभाला हुआ है, वजारत संभाली हुई है, उन्होंने बार बार आना है और एक राब्ता का जो है वो बनते हैं जी कि एक ब्रिज के तौर पर जो वज़ीर इत्तलात होता है वो अवाम के साथ और जो हुकूमत है उनके दरमियान में ब्रिज का किरदार अदा करता है। अब जी जब वो इस किस्म की बातें करेंगे फवाद चौधरी साहब, तो क्या होगा? साबका हुक्मरान और जो मौजूदा मुल्ज़िमान कह लें, इमरान खान साहब की हुकूमत का इसी तरह से मजाक उड़ाते चले जाएंगे जिस तरह उड़ा रहे हैं कुछ महीनों से। जब आप इदारों पर तनकीद सिर्फ इसलिए करेंगे कि आपके रफ़ीक के ख़िलाफ़ तहकीकात की जाएँ, लेकिन साद रफ़ीक के ख़िलाफ़ तहकीकात की जाएँ तो आप इदारों को शाबाशी देंगे, ये चीज़ कहेंगे, फिर अपोजिशन सवाल करेगी सर जी, फिर अपोजिशन का मुँह आप बंद नहीं कर सकते। ये सवाबदीद तफ्तीशी इदारों की है कि वो किसके खिलाफ तहकीकात कब बंद करते हैं, करते भी हैं या फिर नहीं करते। इससे आपका या आपकी हुकूमत का क्या लेना देना? मैं आपसे सवाल पूछती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के, बकौल आपकी हुकूमत ने तो इदारों को आज़ाद कर दिया। इंडिपेंडेंट का वर्ड आप लोग बोलते हैं प्रोग्राम्स में भी बैठ के, तो बराए मेहरबानी फिर इदारों को आज़ादी से काम करने दें बिला तफरीक, ताकि अवाम में ये तासुर ना जाए कि आप भी मनपसंद इंसाफ के ख़्वाहां हैं। क्योंकि ऐसा रहा तो जो हमजा शहबाज साहब कह रहे थे अभी, फिर वो गलत नहीं है। फिर आपके इंतखाबात से पहले के बयानात, या फिर अगर मैं ये वर्ड यूज़ कर दूँ, राम कहानियाँ ही लगेंगी ना लोगों को, जिनकी वजह से अवाम ने आपको वोट दिया था। और अगर ऐसा हुआ फवाद चौधरी साहब, तो फिर ऐसे तो वाकई नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान। नाजरीन, वो कहते हैं ना कि यहाँ गए करप्शन के पैसे या फिर वहाँ गए करप्शन के पैसे, अवाम पूछते हैं, बारहा पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, प्यार से पूछते हैं, गुस्से से पूछते हैं, एग्रेसिव होकर पूछते हैं, एनर्जी से पूछते हैं, कभी थक हार के पूछते हैं कि कहाँ गए करप्शन के पैसे, कहाँ गए करप्शन के पैसे, कहाँ गए करप्शन के पैसे, कौन लेके गया ये पैसे, कौन लेके गया पैसे, कौन लेके गया ये पैसे। वो नाम पाकिस्तानी कौम को कब बताए जाएंगे? बता दीजिए, कब बताए जाएंगे, कब बताए जाएंगे? मैं 3-3 बार इसलिए पूछ रही हूँ कि शायद अब कोई सुन ले, शायद कोई कान धर ले। जी हाँ नाज़रीन, वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब किसी तारुफ के मोहताज, फवाद चौधरी साहब के अलावा सबसे ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आपको कोई शक्ल नज़र आती है तो उन साहब का नाम है शहजाद अकबर साहब। अक्सर आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नज़र आते हैं आए दिन, और वही बातें करते हैं 500 करोड़ अरब, 500 अरब, 700 अरब, इतने आदमी, इतने वो, इतने 100 अरब, जिसमें वो ये दावे करते दिखाई देते। हुकूमत ने ये पता भी लगा लिया
सुराग भी लगा लिया कि किस मुल्क के पास कितने पैसे हैं, वो पैसे किसने वहाँ पे पहुँचाए, किस तरह पहुँचाए, इस तरह की बातें वो करते दिखाई देते हैं। सबसे पहले ये पहला क्लिप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा, इसमें किस मुल्क के हवाले से वो दावे कर रहे हैं बड़े बड़े, फिर उसके बाद उनको ज़रा जवाब भी दे देंगे और ऐसे नहीं चलेगा, मैं मशवरा भी दे देंगे। तो नाजरीन, आपने देखा कि शहजाद अकबर साहब कितने कॉन्फिडेंस के साथ, चेहरे पे कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस और जो हाथों की मूवमेंट, उससे भी पता चला कि बड़ा कुछ उन्हें पता है कि कहाँ पैसे गए, किस तरह गए, किसने पहुँचाए, कितने सौ अरब थे। जर्मनी की हुकूमत के पास भी उन्होंने कहा कि करप्शन के शवाहिद मौजूद हैं, मवाद मौजूद है, जिसको साथ ही दावा क्या करते हैं कि ना सिर्फ शवाहिद मौजूद है, मवाद मौजूद है, बल्कि जल्द अज जल्द हासिल कर लिया जाएगा। मेरा सवाल आपसे है शहजाद साहब, पहला सवाल ये कि वो जल्द कब आएगा, दोबारा सुन लें, वो जल्द कब आएगा, और तीसरी बार भी सुन लें कि वो जल्द कब आएगा। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि वो किन लोगों की करप्शन के पैसे हैं, वो किन लोगों की करप्शन के पैसे हैं, दोबारा कह देती हूँ वो किन लोगों के करप्शन के पैसे हैं, बल्कि तीसरी बार कह देती हूँ, आखिर उनका नाम क्यों नहीं बताया जाता, क्यों नहीं बताया जाता, क्यों नहीं बताया जाता, क्यों सीगा राज में रखा जाता है, क्यों छुपाया जाता है, क्यों आधी अधूरी बातें बताई जाती हैं, क्यों पूरी बातें नहीं बताई जाती हैं, क्यों आवाम को कन्फ्यूजन में रखा जाता है, क्यों आपका ये जो धुंध है ये साफ़ नहीं करते हैं, क्लियर क्यों नहीं करते हैं। आधी बात बताने से बहुत बेहतर है कि आप पूरी बात छुपा लें। आधी बात बताने के लिए नाजरीन इंसानी दिमाग में क्यूरियोसिटी जन्म लेती है, आप क्यूरियस होते हैं, आप चीज़ के बारे में सोचते हैं आखिर क्या होगा, आखिर क्या होगा। मेरा ये ख्याल है कि टाइम पास करने के लिए या एंजॉय करने के लिए अपने जो करियर है सियासी, आप लोग इस तरह के चुटकुले छोड़ते रहते हैं, कोई ना कोई बात फेंक देते हैं कि चले जी 10-12 दिन इस बात पर बहस होती रहेगी, हमारी जो नाअहली है उस पर आवाम का ध्यान ही नहीं जाएगा। आवाम बड़ी स्मार्ट है, तमाम चीज़ों को समझती है कि ये जो है ना टाइम गुजारने के लिए आप लोगों के बड़े टैक्टिक्स हैं कि आप लोग क्या करते हैं, चले आवाम को ना ये बात बोल देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 10 दिन आवाम बहस करती रहेगी। अच्छा सुना शहजाद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये कह रहे थे आखिर कब बताएंगे, ये होगा वो होगा, 10 दिन गुजर गए, किसी ने पूछा ही नहीं, आपने एक टॉपिक दे दिया, एक हॉट सब्जेक्ट दे दिया जिसको लोग डिस्कस करते चले गए। जब वो बात ज़रा कम होना शुरू हो गई, डिस्कशन कम होना शुरू हो गई, ज़बान ज़्यादा आम थी, लेकिन आपको लगा कि अब बस जी बंद हो रही है डिस्कशन, तो चले ठीक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन सा हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, माइक रखने सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, फिर कुछ दावे कर देंगे, हमने कौन सा साबित करे, दावे करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। सिर्फ जर्मनी नहीं बल्कि शहजाद अकबर साहब माजी में ये भी बता चुके हैं कि उनका बरतानिया की हुकूमत से भी कुछ राब्ता हुआ है। अब देखिए बाकायदा राब्तों की बातें करते हैं, फिर राब्तों की बातें करने के बाद कहते हैं कि शवाहिद हैं, मवाद हैं, जल्द की बात भी कर देते हैं, टाइम फ्रेम नहीं देते, बताते नहीं कि आखिर कब, वो जल्द कौन से महीने की, कौन सी तारीख होगी, कौन सा ईयर होगा, कुछ नहीं बताते। ज़रा ये क्लिप भी ज़रा मुलाहिज़ा कर लीजिए। जी तो शहजाद अकबर साहब, आपको पाकिस्तानी कौम सलाम करती है कि आप और आपकी टीम इस कदर मेहनत के साथ ये केस निपटा रहे हैं, इतनी लगन, इतना इंटरेस्ट, इतनी मेहनत। मगर सवाल अगेन वही कि आपको बरतानिया जाकर क्या काला धंधा करने वालों के नाम पता चल गए? कौन थे ये लोग, आखिर कौन हैं ये लोग, इनके नाम जिनसे पर्दा कब उठाएंगे, इन सब के चेहरों से पर्दा आखिर उठ क्यों नहीं रहा, आखिर देर क्यों हो रही है। इतने तो आप अच्छे नहीं हैं अपने मुखालिफिन के साथ कि आप लोग उन पर पर्दा डालें। आप तो फ़ौरन नाम बताने वाले लोगों में से हैं, आप तो वो लोग हैं कि आपसे ज़रा सा सवाल पूछा जाता है, आप सहाफ़ी को नहीं छोड़ते, आप कहते हैं हाउ डेयर यू, मुझसे सवाल आप पूछ कैसे रहे हैं, शर्म दिलाने पर आ जाते हैं आप लोग। क्या कहते हैं फयाज़ उर रहमान चौहान साहब ने, जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अभी पंजाब के, उन्होंने कहा कि सहाफ़ी को आपको शर्म आनी चाहिए मुझसे सवाल पूछते हुए। आप लोगों का टेम्परामेंट, आप लोगों की जो टॉलरेंस लेवल है वो तमाम आवाम ने देख लिया कि आप लोग सवाल बर्दाश्त नहीं करते, एक सच्चा सवाल, एक खरा सवाल। तो फिर आप लोग इन लोगों के नामों से पर्दा ना उठाएँ या आप लोग इनके नाम सीगा राज में रखें, ये भी बहुत ज़्यादा एक हैरान कुन सिचुएशन है। अच्छा जी, बात करते हैं शहजाद अकबर साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बाकायदा एतराफ़ किया था कि हमें यानी जो हमारी हुकूमत है, सिटिंग गवर्नमेंट है PTI की, इनको 700 अरब की करप्शन का डाटा मिल गया है। अच्छा, छोटी मोटी करप्शन की बात नहीं करते नाजरीन, 700 अरब। अब ये 700 अरब क्या होता है, मैंने तो लिटरली कभी देखा ही नहीं लाइव। तो आप देखिएगा कि जो 700 अरब की करप्शन का डाटा मिल गया, इस हवाले से शहजाद अकबर साहब के दावे, वादे और जो प्रेडिक्शंस की, ये हो जाएगा, बड़ी जल्द हो जाएगा, उन्हीं की ज़बानी मुलाहिज़ा कीजिए। बड़े जी तो आपने सुना कि शहजाद अकबर साहब एक निजी TV चैनल में एक बड़ी अच्छी एंकर को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि वो अनथक मेहनत के साथ मुमालिक से राब्ते में हैं और जी 700 अरब का, दोबारा सुन ले, 700 अरब का पता लगाना वाकई कोई बच्चों का खेल तो है नहीं।
इस रकूम की जो मुंतकिली है, इसमें तो ना जाने किस किस ने उन करप्ट लोगों का साथ दिया होगा, ना जाने कितने चेहरे होंगे जिनको आपने अब एक्सपोज करना है, सामने लेकर आना है, जिनसे पर्दा हटाना है। अयान अली का मामला तो अदालत में चल ही रहा है, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, मगर अगेन सवाल वही है कि इतने बड़ी बड़ी रकूम जो है आखिर किसने मुंतकिल की, उनके नाम हुकूमत आखिर क्यों नहीं बता पा रही। फिर हुकूमत आधी कहानी क्यों सुनाई चली जा रही, कहीं ऐसा तो नहीं ये आधी कहानी सुनाते सुनाते टेन्योर पूरा हो जाएगा। अगर आपका टेन्योर पूरा हो गया 5 साल तो, मगर जब भी हम शहजाद अकबर साहब से इन फेक अकाउंट्स वालों के नाम लेने की बात करते हैं या उनसे पूछा जाता है किसी भी सहाफ़ी की जानिब से, किसी भी एंकर की जानिब से, किसी भी रिपोर्टर की जानिब से, तो उनका जो जवाब होता है ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी जान लीजिए कि उनका क्या जवाब होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देख लीजिएगा, ज़रा गौर कीजिए। तो व्यूवर्स, आपने सुना शहजाद अकबर साहब की अगेन वही गुफ्तगू। अच्छा, वो ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि लगता है सर रट्टा लगाया हुआ है, और वही गुफ्तगू हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर टॉक शो में करते हुए दिखाई देते हैं कि सेम गुफ्तगू होती है, सेम अल्फाज। कई दफ़ा तो सियासतदान ऐसे बड़े स्मार्ट तो नहीं कहूँगी, जो वर्ड है आप इंतखाब कर लें क्या लफ्ज़ होगा, नाराज़ हो जाते हैं, माइंड कर जाते हैं। ये क्या करते हैं कि ये सवाल आप इनसे कोई भी पूछें, इन्होंने जो रट्टा लगाया होता है ना, इन्होंने जवाब वही देना होता है जो घर से याद करके आए होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये बॉटल है, इसमें पानी है, मैंने अगर पानी का सवाल पूछ लिया तो इन्होंने घर से, क्योंकि चाय पी कर है, इन्होंने चाय से रिलेटेड जवाब भी देने। छोटी सी एग्जांपल है, इनसे आप कुछ भी पूछ लें, जो इन्होंने 4-5 चीज़ों को रट्टा लगाया होता है ना, रट्टा लिटरेरी स्टूडेंट्स लगाते होते थे, इन्होंने वही जवाब दे के चले जाने। बेचारा एंकर या रिपोर्टर, सवाल पूछने वाला सहाफ़ी सर पकड़ कर बैठ जाता है कि मैंने तो बड़ी कोशिश की पूछने की, ये बता ही नहीं पा रहे हैं। बेसिकली ये ओवर स्मार्ट बनते हैं और दूसरे बंदे को पागल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरा बंदा अच्छे तरीके से समझ रहा होता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ होमवर्क है, कि आपने होमवर्क किया नहीं है, आपके पास बात का जवाब है नहीं, और आप बात को गोल मोल कर रहे हैं, बात को घुमा रहे हैं। जो बंदा कॉन्फिडेंट होगा ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि यहाँ से और यहाँ से, दोनों जगहों से जो कॉन्फिडेंट होगा वो बात को घुमाएगा नहीं, वो पूरा आपको पूरा नक्शा खोल के दिखा देगा कि आखिर हो क्या रहा है, मामला कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है। या वो वाइट की बात करेगा या वो ब्लैक की बात करेगा, दरमियान में आपको नहीं फंसाएगा, वो दरमियान में रह के बात नहीं करेगा, वो आवाम को कन्फ्यूजन में मुब्तला नहीं करेगा। इन तमाम लोगों में से 90% या 80% लोगों का तो हाल मैं देखती हूँ कि अक्सर यही होता है कि आपको घुमा देते हैं। बहुत कम हमें सियासतदान ऐसे दिखाई देते हैं, और मैं बड़ी इज्जत करती हूँ उन सियासतदानों की। अगर मैं TV पे कभी उनकी गुफ्तगू सुन लूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, किसी सवाल के दौरान, टॉक शो के दौरान, कि वो जो सवाल पूछा जाता है उसका फैक्ट बेस पर बहुत अच्छा जवाब देते दिखाई देते हैं। ऐसे कुछ सीजन पॉलिटिशियंस हैं जो बड़ी नपीतुली गुफ्तगू करते हैं, फैक्ट बेसिस पे वो उसका जवाब देते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो बात को घुमा देते हैं और अपना मनपसंद जवाब जो वो सोच कर आए होते हैं या जो उनके जहन में चल रहा होता है ना, वो पूरी गुफ्तगू का महवर उसी चीज़ को रखते हैं। उनसे सवाल कुछ भी पूछा जाए, उन्होंने जवाब वही देना है जो उनके जहन में चल रहा है, जो घर से सोच कर आते हैं। अच्छा जी, अब ये शहजाद अकबर साहब हैं, इनके बकौल इन हज़रात के नाम वो नहीं बताएंगे तो पाकिस्तानी कौम सवाल करते चले जाएंगे, हम भी करते चले जाएंगे कि फिर 700 अरब और 5000 जाली अकाउंट्स की बात बताकर सस्पेंस ही पैदा क्यों करते हैं आप, आधी बात ही क्यों करते हैं जब पूरी बता ही नहीं सकते। वो बात आपने कौम को आखिर क्यों बताई थी? क्या हुकूमत अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए ये सब करती दिखाई देती है? और वही मेरी जो मैंने पहले बात की कि टाइम पास हो जाए, किसी तरह हमारा टेन्योर गुजर जाए, ऐसी बातें कर करके, मगर कौम कुछ भी कहती रहे, मगर हुकूमत तो वो करती है ना जो उसे करना होता है। आवाम पूछे चले जा रही, लेकिन आप उसी तरह कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। और एक बार फिर शहजाद अकबर साहब ने ये कहा कि बरतानिया से उनका भरपूर राब्ता है। अभी जो भरपूर राब्ता है, इसकी डेफिनेशन आप तमाम लोग समझ सकते हैं। इस टर्म को आप लोग खोल के देख लें, भरपूर राब्ता किसको कहते हैं। वो पाकिस्तान को सारे करप्ट अनासिर के नाम दे देगा। सुनिए ज़रा ये क्लिप ज़रा और गौर से सुनिएगा कि क्या अल्फाज थे उनके। अगेन आई वुड से कि उनके ज़रा बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, कितने कॉन्फिडेंस से लोग बात करते हैं, फिर साबित भी नहीं कर पाते। तो नाज़रीन, जब इस तरह हुकूमत अपनी बातों को वाज़े नहीं करेगी, कन्फ्यूजन की स्टेट में आपको मुब्तला रखेगी और आएँ बाएँ शाएँ से काम लेगी, तमाम लोगों को कन्फ्यूज़ करेगी अपने जवाबों से, बातों को घुमाएगी, अवाम को चकराएगी, तो फिर अपोजिशन तो बोलेगी। अपोजिशन को जब आप लूज़ बॉल करवाएंगे तो वो तो बोलेगी। मैं तो कहती हूँ अपोजिशन के जो मुंह में अल्फाज होते हैं ना, यहाँ आप लोगों के लूज़ बॉल जब करवाते हैं वो डाले हुए अल्फाज होते हैं, और अपोजिशन सवाल उठाएगी क्योंकि आप खुद उनको मौके पे मौके दिए चले जा रहे हैं, दिए चले जा रहे हैं, दिए चले जा रहे हैं। अब अपोजिशन क्या कहती है, सुन लीजिए।
नाज़रीन, आपने देखा कि ऑपोजिशन तो अब ये बोलेगी क्योंकि आप खुद मौका दे रहे हैं। जैसा कि मैं बार बार आपसे कहती हूँ, अक्सर कहती हूँ कि शायद कोई मेरी बात सुन ले। हमारा काम है यहाँ पे आवाम के हवाले से भी बात करना। हमारा काम है कि आवाम के साथ अगर ज़्यादती होगी, कोई झूठा वादा होगा जो वफ़ा नहीं होगा, उस पर हम आवाज़ उठाएँगे और हमेशा उठाएँगे। किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ बात हो, किसी भी पार्टी से कोई बंदा हो जो कि झूठे वादे करे आवाम से, फिर वादे वफ़ा ना हो, हवा में उड़ा दिए जाएँ, तो हम बारहा यहाँ बैठ के याद करवाएँगे कि जी हाँ, कहाँ गए आपके वादे, कहाँ गए आपके ज़बानी जमा खर्ची थे। क्योंकि प्रैक्टिकली आप लोग ज़ीरो, सिफर अंडे से ज़्यादा साबित नहीं हो रहे, ज़ीरो ही साबित हो रहे हैं। मैं तो आपको 1 या 2 मार्क्स भी कई दफ़ा नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि आप लोग जो वादे करते हैं, जब आप लोगों को परफॉर्मेंस का मौका मिलता है तो परफॉर्मेंस के टाइम पे आप तमाम लोगों को अपनी अपनी पड़ी होती है। जैसे अभी की सिचुएशन देख लें, हम सिर्फ इस टॉपिक पर बात नहीं करते, किसी भी टॉपिक पर बात कर लें, तमाम लोगों को अपनी अपनी पड़ी हुई है। कोई आता है तो अपने गमों गुस्से का इजहार कर चला जाता है, कोई आता है तो किसी को ताने देकर चला जाता है, कोई आता है तो जवाबी वार करके चला जाता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो आप कभी देखिएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक कुछ और है। यहाँ से जब हमारे नुमाइंदगान जाते हैं, कैमरामैन जाते हैं, टीम जाती है कवरेज के लिए, तो पता चलता है कि इस सब्जेक्ट पे बात करनी है। उस सब्जेक्ट से ज़्यादा हम देखते हैं कि बात हो रही होती है अपने आप को डिफेंड करने पे, बात हो रही थी कि कल फलां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें ये कह दिया, आज उस फलां को हम जवाब देने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस तरह तो आप लोग आवाम को गुमराह कर रहे हैं। और जब आप लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, आप कौमी असम्बली में जब जाके बैठते हैं, आपका काम है वहाँ पे जाके कानून साजी करना। और मैं अक्सर कहती हूँ कि वहाँ पे कानून साजी क्या किया है 5 महीने में अब तक? पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बड़ी मुश्किल से आपने लगाया, और उसको क्या कहते हैं, आपके अपने लोग कह देते हैं कि हम तो उनको जवाब दे नहीं है, हम उनको जवाब, फैसल वाटर साहब ने कहा कि मैं तो उनको जवाब दे नहीं हूँ, मैं तो जवाब दूँ अपने बॉस को, इमरान खान साहब को। ऐसी नॉन प्रोफेशनल, अगेन आई वुड से नॉन प्रोफेशनल बातें आप लोग करते हैं कि पहले खुद सेलेक्ट करते हैं, बाद में खुद जलील करते हैं उस इंसान को, और लिटरली जलालत के मुतरादिफ। मैं बड़ा सोच समझ के इस लफ्ज़ का इंतखाब करी हूँ कि अगर एक पब्लिक अकाउंट कमेटी का कुछ चेयरमैन है, आप कहते हैं कि मैं तो उसको चेयरमैन मानता ही नहीं हूँ, मैं तो उसको जवाब दे हूँ ही नहीं, मैं तो जवाब दे इमरान खान साहब को, वो वज़ीर आज़म साहब है, उनका अलग एक रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है, उनका एक लेवल है, स्टैंडर्ड है। लेकिन फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन आपके बॉस को बना देना चाहिए था, क्योंकि आप जवाबदेही उनको, यानी आप किसी सिस्टम को नहीं मानते हैं। आप लोग तमाम लोग अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर अगर जारी नहीं होते हैं क्योंकि नैब की गिरफ्त में है, वो वहाँ पे तहकीकात चल रही हैं, तो यहाँ पे शोर मचा दिया जाता है पंजाबी में, क्योंकि रोला पा देंगे हो तुसी असम्बली से खलो के कि क्यों नहीं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो रहे, क्यों नहीं उनको बुलाया जा रहा। क्या करना था साद रफीक साहब ने असम्बली में आने के बाद? जब वो आएंगे आकर अपना केस लड़ेंगे, अपने केस की वकालत करेंगे कि नैब में मेरे ऊपर ये जुल्म हो रहा है, पार्लियामेंट का फ्लोर उनको प्रोवाइड किया जाता है। अगेन मैं कहूँगी आज नैब से कि इस बात पे भी ज़रा नज़रसानी करें, गौर करें, इस बात पे गौर करें, आवाज़ उठाएं कि आखिर आपकी गिरफ्त में जो एक बंदा है उसको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके वहाँ पे भेज दिया गया, आइन उनको इजाज़त देता है, लेकिन आइन की इजाज़त का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं कि आप अपने केस की वकालत शुरू कर देते हैं। और जाने से पहले सिर्फ इतना कहूँगी कि आपने ये चीज़ अब पे हमने जाना है, हमारा जो सेगमेंट है, उससे पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि फवाद चौधरी साहब और शहजाद अकबर साहब, आप दोनों का सबसे जो फेवरेट काम है वो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और आ जाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो मैं शहजाद अकबर साहब आपसे कहना चाहूँगी, बल्कि फवाद चौधरी साहब आपकी भी बात याद दिलवाना चाहूँगी नाजरीन को। आपने बताया था एक फ़िल्म है, आपने फिल्म का नाम भी बताया ठग्स ऑफ पाकिस्तान। तो एक फिल्म आप लोगों ने भी रिलीज़ की थी कुछ महीने पहले जिसका नाम था तब्दीली, जो कि मैं फ्लॉप का वर्ड नहीं बोलती, आप नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन हिट भी नहीं हुई। ये भी नहीं कह सकते कि बुरी तरह से पिट गई, लेकिन हिट भी नहीं हुई। और फ्लॉप करने के लिए बेशुमार लोग जो हैं वो उसको तैयार बैठे हैं। आपके अंदर के बेशुमार लोग ऐसे हैं जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये फिल्म पिट जाए, किसी तरह से ये फिल्म फ्लॉप हो जाए, हिट ना हो जाए। देखिए ज़रा अंदर के लोग जो आपकी जो हिट वाली फिल्म है उसको फ्लॉप करने पे तुले में। और अब मैं पूछूंगी, एक फिल्म का डायलॉग मुझे याद आ गया, क्या कहते थे, कितने आदमी थे? तो मैं आपसे पूछूंगी कि कितने 100 अरब थे और कितने 100 आदमी थे, ये अब आपको बताना होगा। जिसने ठग्स ऑफ पाकिस्तान की फिल्म आपने रिलीज़ की, अब हम एक फिल्म का नाम आपको देते हैं कि कितने 100 अरब थे और कितने 100 आदमी थे, जल्द अज जल्द प्लीज़ बता दीजिए। और अब ये चीज़ जी, तो ये चीज़ मैं आपको बताएंगे कि कराची पुलिस ने एक बेहतरीन इकदाम उठाया है। DIG साउथ शर्जील खरल और SP साउथ पीर मोहम्मद शाह साहब की जानिब से गदागरों से पाक कराची मुहिम का आगाज़ किया गया है और मेरे ख्याल से बहुत खुश आइंद इकदाम है। और कराची को गदागर माफिया से पाक करने के लिए कराची के अवाम को पुलिस का साथ भी देना चाहिए। और ये जो राह चलते फ़कीर हैं, गदागर हैं, इनसे ना सिर्फ शहर का हुस्न जो है वो ख़राब होता है, बल्कि हुस्न ख़राब होने के साथ साथ इनको भीख देने से
मैं बड़े यकीन से बात कहती हूँ कि जो मुस्तहिक अफराद हैं उनका भी हक मारा जाता है। और आप ये देखें कि आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक अना होती है, वो कितनी ज़्यादा मरती हुई दिखाई देती है जब आप जाते हैं और जाके कहते हैं प्लीज़ हमें दे दें। DIG साउथ शर्जील खैरल साहब और SP साउथ पीर मोहम्मद शाह इस मुहिम की खुद निगरानी कर रहे हैं और जो कि हमारे मुताबिक, हमारी टीम के मुताबिक एक इंतहाई बेहतरीन कदम है जो उन्होंने उठाया। अब इस मुहिम का जो असल मकसद है वो गदा में जो काम करने वाले माफिया हैं उन्हें बेनकाब करना है, जिसमें मुख्तलिफ जो फलाई इदारे हैं सिंध हुकूमत का साथ भी देंगे। और नाज़रीन अब मत समझो हमने भुला दी। अब आज की आखिरी बात, और जाने से पहले नाज़रीन आज की जो आखिरी बात, अच्छी बात आपके साथ शेयर करूंगी वो यही है कि अमल के बगैर, सिर्फ अगर आपके पास इल्म होगा और अमल नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल ऐसे है जैसे खेत में बीज डाले बगैर हल चलाते रहना। यानी जो ज़िंदगी से आपने सीखा, अपने इल्म से आपने सीखा, जब अमलन प्रैक्टिकली आप उसको ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आपके इल्म का आपको फ़ायदा होगा। वरना अगेन आई वुड से कि आपकी ज़िंदगी ऐसी होगी जैसे खेत में बीज डाले बगैर हल चलाते रहना और चलाते रहना। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर मेरी ज़िंदगी ने मेरे साथ वफ़ा की दुआओं में याद रखेगा, ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।